अभी हाल ही में नागालैंड के कुछ लोग मारे गए। उसके बाद नागालैंड में पूरा प्रकरण जो हुआ उसमें एक कमेटी बनी है केंद्र सरकार की ओर से, जिसके अध्यक्ष विवेक जोशी जी को बनाया गया है। और इस कमेटी को इस बात की समीक्षा करनी है कि क्या नागालैंड से अब सपा को हटा देना चाहिए। इसके लिए 45 दिन का समय दिया गया है। तो आज हम समझेंगे कि क्यों अब सपा पर में जो है इतना हंगामा मचा रहता है। जिस भी स्टेट में अब सपा लगा हुआ है लोग वहां बहुत ज्यादा विरोध करते रहते हैं। तो चलिए समझते हैं। अब सपा एक्ट जो है ये एक अध्यादेश के माध्यम से 1958 में लाया गया। जब असम और मणिपुर में अलगाववादी आंदोलन अपने चरम पर था तो उससे निपटने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यादेश को मंजूरी दी थी और बाद में ये संसद के तहत कानून बन गया। तो एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया और सबसे पहले असम और मणिपुर में इसको लागू किया गया था। फिर 1972 में इसको पूरे नॉर्थ ईस्ट में लागू कर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट में मतलब जो 7 सिस्टर में आते हैं उसमें याद रखिए कि 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। तो सिक्किम को छोड़कर पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसको लागू कर दिया गया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा अलगाववाद बढ़ गया था। फिर 1983 में इसको पंजाब और चंडीगढ़ में लागू किया गया क्योंकि पंजाब में जो सिख अलगाववाद बहुत चरम पर था उससे निपटने के लिए। 1989 में जब कश्मीर में स्थिति बिगड़नी शुरू हुई, आतंकवाद का दौर शुरू हुआ, तो 1990 में कश्मीर में अब सपा को लागू किया गया जेएंडके में। अभी वर्तमान में जेएंडके में लागू है लेकिन लद्दाख में लागू नहीं है, जब से लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बना है। तो अब सपा भारतीय सैनिकों को या जो डिस्टर्ब्ड एरिया है उस एरिया में तैनात सुरक्षा बलों को कुछ विशेष अधिकार देता है। याद रखिए कि अब सपा केवल डिस्टर्ब्ड एरिया में लगाया जाता है। डिस्टर्ब्ड एरिया, सारा मामला इसी का है। अब ये डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है? डिस्टर्ब्ड एरिया अब सपा के सेक्शन 3 के तहत किसी भी राज्य या यूटी का, स्टेट या यूटी का गवर्नर होता है, राज्यपाल जो होता है, उसको लगता है कि किसी विशेष जगह पर या किसी विशेष क्षेत्र में नस्लीय हिंसा या धार्मिक हिंसा या भाषाई हिंसा या जातिगत हिंसा या आतंकवाद, अलगाववाद, इन सभी स्थितियों के कारण उपद्रव बढ़ गया है, सिचुएशन बहुत खराब हो गया है। उससे निपटने के लिए जो है उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है। सेक्शन 3 के तहत जो गवर्नर ऑफ स्टेट है वो भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकता है। और डिस्टर्ब्ड एरिया जब घोषित हो जाता है तब वहां केंद्र सरकार को अधिकार मिल जाता है सेना भेजने का। गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार जो है तो वहां अब सपा लागू कर सकती है और सेना भेजी जाती है। सेक्शन 3 में ये सारी बातें दी गई है। गवर्नर को अधिकार दिया गया है कि उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार। अब स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका केवल ये है कि वो सुझाव दे सकता है कि अब सपा लगाए कि नहीं लगाए। स्टेट गवर्नमेंट के सुझाव को गवर्नर माने या नहीं माने ये गवर्नर की इच्छा पर है। और यहां केंद्र सरकार सेना भेज सकते हैं डिस्टर्ब एरिया में। अब मैंने पहले ही कहा कि इसके तहत कुछ स्पेशल पावर दिया गया और मामला सारा स्पेशल पावर को ही लेकर के है। आलोचना सभा की उसकी स्पेशल पावर को लेकर के ही होती रहती है। तो चलिए समझते हैं कि स्पेशल पावर जो है इसके तहत क्या क्या दिया गया है। अब सपा के सेक्शन 4 और 5 में 4 में दिया गया है कुछ स्पेशल पावर। क्या क्या स्पेशल पावर है इसमें? पहला पावर है सर्च वारंट के बिना भी सर्च वारंट ना हो तब भी जो है जो सर्च किया जा सकता है। जब मैं सर्च कहता हूं तो इसका मतलब गाड़ी, घर, व्यक्ति, किसी की भी सर्चिंग की जा सकती है उसकी इच्छा के बिना सर्च वारंट के। सेना कहीं भी घुस करके किसी की भी जांच कर सकती है। दूसरा, बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। केवल शंका हो जाए कि ये व्यक्ति उपद्रव फैला सकता है, अशांति फैला सकता है तो उसको जो है जो सेना गिरफ्तार कर सकती है। तीसरा, अगर सेना को मान लीजिए लगा कि इस घर में गोला बारूद रखा हुआ है तो सेना केवल शंका के आधार पर उस घर को बर्बाद कर सकती है।
बर्बाद करना मतलब बारूद से उड़ा सकती है। चौथा, कि अगर किसी व्यक्ति पर संदेह हो जाए कि ये उपद्रव फैलाने वाला है या ये आतंकवादी है तो उसको गोली मार सकते हैं, केवल संदेह के आधार पर। याद रखिए कि जो भी बातें होती है वो केवल संदेह के आधार पर। अभी नागालैंड में क्या हुआ, यही मामला था। नागालैंड के कुछ मजदूर जो थे वो कोयला खदानों से काम करके आ रहे थे, और कोयला का जो खनन है वो नागालैंड में लीगल है। जबकि दूसरी ओर सेना को सूचना मिली कि एक पिकअप वैन से कुछ आतंकवादी जा रहे हैं, और मजदूर भी पिकअप वैन से ही दुर्भाग्य से आ रहे थे। सेना ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर दिया। अब बैरिकेडिंग करने के बाद जब पिकअप वैन जिस पर मजदूर बैठे हुए थे वो आया बैरिकेड के पास, तो सेना ने हाथ दिया कि आप रुकिए। अब जो मजदूर थे उनके दिमाग में यह बैठ गया कि हम कोयला खदान से काम करके आए, कोयला खनन इलीगल है, ऐसे में अगर हम रुकेंगे तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, हमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए पिकअप की जो रुख है वो दूसरी ओर मोड़ने का प्रयास किया गया। सेना को ऐसा लगा कि इसमें सही में आतंकवादी है, इसलिए ये डर से भाग रहा है। सेना ने गोली चला दिया, और जैसे ही गोली चलाया तो आपको उसके बाद क्या घटना मालूम है कि बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत आलोचना हुई थी अब सपा की। अभी इसी की समीक्षा के लिए नागालैंड में समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष विवेक जोशी हैं। 45 दिन का समय दिया गया है कि आप बताइए कि नागालैंड की ऐसी स्थिति है जहां से अब सपा हटा लिया जाए। तो ये है कि स्पेशल जो पावर दिया गया है कि बिना सर्च वारंट के सर्चिंग की जा सकती है, बिना अरेस्ट वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है। जो अगर किसी घर पर शंका है कि इसमें उपद्रवी छुपे हुए हैं या गोला बारूद रखा हुआ है तो उस घर को बर्बाद कर सकती है, या अगर किसी व्यक्ति पर शंका है तो उसे गोली मार सकती है। अब सवाल उठता है कि ये सारी बातें हैं, स्वाभाविक तौर पर ये जो नेचुरल जस्टिस है उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो आलोचना भी इसी आधार पर होती है। तो आलोचना क्या होती है इस कानून की? जो सबसे पहली आलोचना है वो ह्यूमन राइट वायलेशन के लेकर के होती है कि मानवाधिकार, और ये वास्तविकता भी है कि पहली नजर में ही ये लगता है कि ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। तो एक तो ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर के इसकी आलोचना बहुत होती है। दूसरा, कई बार ऐसा हुआ भी है कि निर्दोष लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। अब किसी के पर शंका हो और उसको गोली मार दीजिए तो ये बात ठीक नहीं है। और दूसरा क्या है कि कानून अंततः निर्जीव होता है, वो पूर्णतः डिपेंड करता है जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो अथॉरिटी उस पर। अब उस अथॉरिटी का इंटेंशन क्या है ये तो जांच का विषय होना ही चाहिए, तो इसलिए इसकी बराबर आलोचना की जाती है। अब इस पर कुछ मामला है। सबसे पहला मामला जो 1998 में इसको एक केस में चुनौती दिया गया, केस था नागा पीपुल कमिटी ऑन ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच बैठी, उसमें कहा गया कि जो अब सपा है वो संवैधानिक मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। लेकिन जो बेंच थी उसने कहा कि इसको आप संविधान का उल्लंघन नहीं मानिए, क्योंकि ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, ये आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए उठाया गया कदम है, इसलिए ये पूर्णतः तार्किक है। फंडामेंटल राइट पर भी जो है तर्कपूर्ण आरोप लगाए जा सकते हैं, जो दिया गया है ना, सारे मामले दिए गए कि किन किन एरिया में कौन कौन से मामले फंडामेंटल राइट को जो है रोक सकते हैं या फंडामेंटल राइट को कम कर सकते हैं। तो उसमें राष्ट्र की एक सुरक्षा भी है, तो उसमें कहा गया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए फंडामेंटल राइट का थोड़ा सा एबोलिशन किया जा सकता है, इसलिए इसको आप नहीं मान रहे। अब इसके बाद 2004 में एक कमेटी बनी थी। इसके जो अध्यक्ष थे बीपी जीवन रेड्डी। इन्होंने 2005 में 147 पन्नों की एक रिपोर्ट दी थी, उसमें इसे पूर्णतया मानवाधिकार के विरुद्ध बताया था, दमन का प्रतीक बताया था, और इसे कहा था समाप्त कर देने के लिए। जबकि सेना और सरकार इसके विरुद्ध में थी, सरकार ने इसका विरोध किया, सरकार और सेना ने, और यह मामला लागू नहीं हुआ यह रिपोर्ट। इसके बाद इरोम शर्मिला, नाम तो सुने ही होंगे आप, इरोम शर्मिला 16 वर्षों तक जो है
भूख हड़ताल पर रही, धरने पर रही, लेकिन फिर भी ये बाद में इलेक्शन भी लड़ी थी लेकिन हार गई। अभी बेंगलोर में अपने पति के साथ रहती है। तो अब सपा फिर भी हटा नहीं। अभी फिर से एक कमेटी बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, वो स्पेशली नागालैंड को संदर्भित करके बनाया गया है कि नागालैंड में जो स्थिति ऐसी है कि अब सपा को हटाया जा सके। इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो विवेक जोशी हैं और इनको 45 दिन का टाइम दिया गया है। याद रखिए कि अब सपा की कई बार समीक्षा हुई है, कई कमेटी बने हैं। अभी यूएनएचआरसी में भी एक बार यह मामला उठ गया था 2013 में। यूएनएचआरसी ने भी कहा था, भारत सरकार से अनुरोध किया था कि आप इसको ह्यूमन राइट वॉच का सिफारिश, मतलब उस समय वो उसको ले गई थी यूएनएचआरसी में, ह्यूमन राइट वॉच। उसने कहा था कि आप इसको वापस ले लीजिए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। अब क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, इससे फायदा क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। द्वितीय विधि आयोग ने भी इस पर सिफारिश की थी कि आप, जो लॉ कमीशन है उसने कहा था कि आप इसको वापस ले लीजिए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र जो है उसमें अब सपा जैसा कानून ठीक नहीं है, इसको वापस ले लीजिए और इसके बदले में आप यूएपीए में जो है तो कुछ स्पेशल प्रोविजन कीजिए। यूएपीए 1967 में आप उसके तहत इन सारे मामलों से निपटिए, लेकिन वो भी नहीं सिफारिश माना सरकार ने। ऐसा क्या है कि बार बार इस कानून पर आलोचना होती रहती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब सवाल है कि सेना इसके विरोध में या सरकार इसको हटाना नहीं चाहती है किसी भी एरिया से। इसका कुछ रीजन है। पहला रीजन ये है कि आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी थी लगभग उससे निपट लिया गया है। कुछ है, अभी भी कुछ है। तो ऐसी स्थितियों को निपटने के लिए सेना को अगर विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, या जेएनके में देख लीजिए, पंजाब में जब आंदोलन सिख अलगाववाद अपने चरम पर था, तो अगर इस प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो फिर किसी भी आतंकवादी की मृत्यु के पश्चात ये ह्यूमन राइट वाले जबरदस्ती में हंगामा मचाना शुरू करेंगे, जैसा कि कश्मीर में बार बार हुआ था कि आप देखिए कि ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसीलिए इस टाइप के कानूनों का रहना जरूरी है, ऐसा सरकार सेना का मत है। याद रखिए कि अब सपा में सेक्शन 5 जो है वो कहता है स्पेशल पावर्स में कि अगर किसी की गोली चलाकर किसी की हत्या कर दी गई तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने गोली चलाया या जिसने चलाने का आदेश दिया, चलाने का आदेश, वो दोनों दोषी नहीं माना जाएगा। मामला वही है कि अगर दूसरी जगह आप गोली चलाएंगे तो आपको दोषी माना जाएगा, लेकिन यहां एक प्रकार से सुरक्षा वाल्व पहना दिया गया है, कवच पहना दिया गया है कि आप दोषी नहीं माने जाएंगे, गोली चलाने वाला दोषी नहीं माना जाएगा। आशा करते हैं कि अब सपा क्या है यह समझ में आप लोगों को आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस और हायर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको आपके पूरे कोर्स की वीडियो यहां से प्राप्त हो सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद।